हेलो नमस्ते। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ पल्लवी मैम। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ करेंट चीज़ों के बारे में, बदलावों के बारे में, और ये सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी। आज आप लोग जान ही रहे हैं इस समय हमारे जीवन में जो है एआई का जो दखलंदाजी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ मामलों में ये बहुत अच्छा है और कुछ मामलों में बहुत बुरा है। तो इससे संबंधित हम जान लें कि एलन मस्क जो हैं, उनकी कंपनी ने इंसानी दिमाग में चिप लगाने का आविष्कार कर लिया है और ये सफल भी हुआ है। सबसे पहला प्रयोग जो है वो सफल रहा है और इसको लेके बहुत अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा। तो इस बात को बताने से पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी जो हम बदलाव देख रहे हैं, अगर आप लोग पुराने धार्मिक सीरियल देखते होंगे, जिसमें रामायण महाभारत वगैरह में जब हम देखते थे कि नारद मुनि हैं या विष्णु जी हैं या हमारे ब्रह्मा जी हैं या हमारे शिव जी हैं, जब वो किसी का ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि नारद जी स्वर्ग लोक या इंद्र भगवान हैं। वो कहते हैं कि फलाने ऋषि प्रकट हो या फलाने देवता प्रकट हो या नारद मुनि प्रकट हो। तो जो हम लोगों ने अपने धार्मिक सीरियल्स में देखा है, अब हो सकता है कि हम अपने जीवन में अपनी आंखों से वो दृश्य देखें, यानी प्रकट हो वाली सिचुएशन में हम लोग पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये जो दिमाग में जब ये चिप लग जाएगा तो हमें हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है या मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये हमारे न्यूरो सिस्टम से अटैच हो जाएगा और जो हम सोचेंगे, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, ये उसकी स्क्रीन पे वो चीज चलने लगेगी। तो कितनी अच्छी बात है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो हमारी गूगल चैटबॉट है या एलेक्सा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो क्या होता है, एलेक्सा को हम अपने घर के बिजली सिस्टम से जोड़ देते हैं। तो एलेक्सा लाइट ऑफ करो, ऑन करो। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब हम सो के उठेंगे और ये सोचेंगे कि लाइट ऑन हो जाए, और लाइट ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाए, टीवी ऑन हो जाए। या हमारे घरों में जो रोबोट होंगे, वो हमारी दैनिक कार्यों में हमारी मदद करेंगे और उन्हें हमें बोल के निर्देश नहीं देना होगा। हम बस सोचेंगे कि हमारा जो रोबोट है वो ये काम करे और हो सकता है कि वो ऐसा करे। इसके लिए क्या होगा कि सिक्के जैसे एक डिवाइस, यंत्र जो होगा, न्यूरल चिप, उसको हम अपने मस्तिष्क से जोड़ सकते हैं और अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन, जो भी हम उस पर लिखना चाहते हैं, लिखने की बजाय हम सोचेंगे और वो हमारे हिसाब से चलेगा। ये ऐसे लोगों के लिए जो बोल नहीं सकते या किसी वजह से हाथ या पैर से असक्षम है लेकिन मस्तिष्क काम करता है, उनके लिए हो सकता है कि अंधे लोग देखने लगे या गूंगे लोग जो बोल नहीं सकते हैं वो अपनी बातों को एआई के माध्यम से हम तक पहुंचा सकें। बस इसमें बात इतनी सी है कि इस सिचुएशन का हमारे जीवन में अगर कोई प्रतिकूल असर न पड़े तब तो ये बहुत 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 ही अच्छा है। एक तरह से समझिए कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि टेलीपैथी, यानी दिमाग की सोच के सहारे हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन को ऑपरेट करेंगे। लेकिन हाँ, ये ऐसी सुविधा है जिसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसे प्राप्त नहीं करना चाहेगा। या जैसे आज स्मार्टफोन सबके लिए ज़रूरी हो गया है, सभी लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते ही करते हैं। हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी में आज से 10 साल या 5 साल बाद हम सभी लोग अपने जीवन का ज़रूरी अंग बना लें अब इस चिप को अपने मस्तिष्क में स्थापित कराने के लिए, जो कि हमारे न्यूरो सिस्टम से संबंध स्थापित कर लेगा। तो हो सकता है कि हम लोग जो एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे रोबोट बनाएंगे जो इंसान की तरह सोच सकेंगे, इंसान की तरह महसूस कर सकेंगे। तो जो रोबोट होंगे वो तो इंसान की तरह सोचेंगे, महसूस करेंगे या सेंसिटिव हो जाएंगे, हम इतना आगे बढ़ जाएंगे। और हो सकता है कि जो मनुष्य है इस चिप के माध्यम से हाफ रोबोट हो जाए। तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव अब हमारे जीवन में आने वाला है। अब ये देखना है कि ये सुखद होता है या दुखद होता है। अब जैसे आप ये सोच लीजिए कि इससे क्या है, एक मंद बुद्धि आदमी के दिमाग में भी ये चिप लगाई जाए तो हो सकता है कि वो, क्योंकि ये जो चिप है इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये इस चिप के जरिए मनुष्य अपनी याददाश्त को बढ़ा सकता है। यानी जैसे स्मार्टफोन या हमारी अन्य डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोग को स्थायी मेमोरी मिलती है, जिसमें स्टोर करके अगर कोई चीज़ को हम रखें तो जितने सालों तक चाहें रख सकते हैं। तो हो सकता है कि दिमाग में मस्तिष्क में इसके प्रत्यारोपण के बाद मनुष्य के पास भी ऐसी क्षमता आ जाए कि वह अपने लंबे समय तक अपनी यादों को इसमें सहेज के रख सके। या हो सकता है कि ये IQ लेवल बढ़ाने में भी हमें मदद कर सकता है। हो सकता है मंदबुद्धि व्यक्ति के लिए भी ये सहायक हो सकता है। तो अब ये तो इसकी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें खतरा ये भी है कि अगर कोई विद्यार्थी है, उसके दिमाग में ये चिप लगी हुई है, उसके मस्तिष्क में ये चिप प्रत्यारोपित है, तो क्या परीक्षा का वो अर्थ रह जाएगा जो इस समय में है? अगर कोई अपराधी है, खतरनाक अपराधी है, वो अपने मस्तिष्क में ये चिप लगवा लेता है, तो जो कैलकुलेट करने की या सोचने की जो क्षमता है इससे हजारों गुना बढ़ सकती है, लाखों गुना। वो तो चिप की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो ये नकारात्मक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसकी सहायता से अपराधियों को जल्दी पकड़ सकता है। यानी एक अप्रत्याशित उछाल, एक अप्रत्याशित परिवर्तन हमारे जीवन में आने वाला है इस चिप के द्वारा। अब देखना है कि इसके क्या क्या अच्छे परिणाम होते हैं, क्या क्या बुरे परिणाम होते हैं। आई होप कि लोग इसे अच्छे तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी क्रम में मेरा ये दूसरा टॉपिक है कि अल्जाइमर जो होता है, जब मस्तिष्क की बात हो रही है तो अल्जाइमर के बारे में भी थोड़ी बात कर लें। तो जो अल्जाइमर है वो अल्जाइमर क्या है, इस पे भी एक शोध हुआ है। और ये हुआ है कि अगर अल्जाइमर का कोई ग्रसित व्यक्ति है, अगर वो हफ्ते में डॉक्टर की सलाह से एक हफ्ते में एक दिन 24 घंटे का उपवास करता है, जिसमें वो पानी ले सकता है, चाय कॉफ़ी ले सकता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये इसमें ध्यान रखना चाहिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ नहीं करें। अच्छा, तो अल्जाइमर क्या है? तो अल्जाइमर जो है ये मानसिक क्रियाकलाप का धीरे धीरे पतन है। तो ये मानसिक क्रियाकलाप का धीरे धीरे पतन क्यों होता है? क्योंकि अल्जाइमर होने पे जो मस्तिष्क के ऊतक होते हैं या हमारे तंत्र का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। और इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि आदमी चीज़ों को भूलने लगता है तेजी से। इसमें जो मस्तिष्क में बीटा एमाइलेज नामक असामान्य प्रोटीन का जो जमाव होने लगता है और फाइब्रिलरी गुत्थियां जो होती हैं वो विकसित होने लगती हैं, जो कि मस्तिष्क के क्रियाकलाप को बाधित करती हैं। एक और नई चीज सामने आई है कि जो सेना है, वो हमारी भारतीय सेना, वो क्वांटम तकनीकी से अपने संचार तंत्र को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के प्रयास में जुट गई है। तो क्या है क्वांटम तकनीक, इसके बारे में भी जानना, ये भी नया है। नई चीज़ों, नए आविष्कार, नए बदलाव मुझे पसंद है और उस पर चर्चा करना भी मुझे पसंद है, उन्हें अपनाना भी मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये पसंद होता है। तो क्वांटम तकनीकी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान में जो क्वांटम तत्व है, ये क्वांटम है, ये तत्व का सबसे सूक्ष्म स्वरूप है। यह नैनो टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और इंजीनियरिंग का समावेश है। यानी क्वांटम तकनीकी जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और इंजीनियरिंग को मिला दिया जाएगा तो ये क्वांटम तकनीकी का
एक तरह से स्वरूप सामने आता है। क्वांटम तकनीकी का कंप्यूटिंग में इस्तेमाल से सालों में की जाने वाली सुपर कंप्यूटर की गणनाओं को सेकेंड में किया जा सकता है, यानी सेकेंडों में कर सकते हैं। इस तकनीकी से डाटा और सूचना को शीघ्रता से प्रोसेस किया जा सकता है, जबकि क्वांटम कम्युनिकेशन के जरिए होने वाला संचार अभेद्य है। यानी अगर हम क्वांटम तकनीकी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह कोई सूचना लेने देने का कोशिश करते हैं, जबकि सेना के पास अनेक गुप्त सूचनाएं होती हैं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा का मामला होता है, तो इसको हैक करना या भेजना बहुत ही मुश्किल होगा, या एक तरह से कहिए कि संभव नहीं होगा। अमेरिका में क्वांटम कंप्यूटिंग और चीन में कम्युनिकेशन में कई सफल प्रयोग किए हैं। वैसे भारत के अलावा कुल 6 देश हैं जो इस दिशा में शोध कर रहे हैं। तो हम लोग ये भी पता करेंगे आगे चल के वीडियो में कि और कौन से देश हैं जो क्वांटम तकनीकी पे कार्य कर रहे हैं। एक तो बहुत अच्छी बात है कि जब भारत है नई नई चीज़ों में अपने आप को आजमा रहा है और वो एक तरह से आगे बढ़ने के रास्ते पे चल रहा है। तो ये सब तो चर्चाएं हुई हैं। पिछले वीडियो में हमने वास्तुशास्त्र पे कुछ चर्चा की थी, और इस वीडियो में भी मैं वास्तुशास्त्र पे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। तो जो 10 दिशाएं हमने बताई थी, मैंने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और पूर्व और उत्तर का कोना ईशान होता है। जो ईशान होता है, ये जो ईशान कोण में हमें कोशिश करना चाहिए कि जल का जो कार्य है, जल संबंधी वो कार्य वहाँ पे हो, और ईशान को ईश्वर का वास स्थान भी माना जाता है। तो ये है। और पूरब और दक्षिण का जो कोना है, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण जो होता है वो अग्नि का स्थान माना जाता है। ईशान कोण जल का स्थान माना जाता है, देवताओं का स्थान माना जाता है। और आग्नेय कोण जो पूर्व और दक्षिण का कोना होता है वो अग्नि का कोण माना जाता है। तो भोजन वगैरह बनाने का कार्य या रसोई घर आपके घर का अगर आपके आग्नेय कोण में हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह उत्तर और दक्षिण का जो कोना होता है वो वायव्य कोण होता है, और उसको लक्ष्मी का या भंडारण का स्थान माना जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं लक्ष्मी आती जाती रहती हैं, चंचल होती हैं, उन्हें बांध के रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप अपने धन का संग्रह या भंडारण का स्थान आपका वायव्य में होना चाहिए। नैऋत्य का जो स्थान है वो सबसे भारी होना चाहिए। तो अगर आप अपने घर में भारी चीजें हैं तो उनको आप अपने घर के नैऋत्य में रखें। और नैऋत्य को जो माना जाता है वो जो आपके घर के बुजुर्ग हैं या आपके मुखिया हैं परिवार के, वो वहाँ निवास करें तो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि जो वास्तु शास्त्र में जो वास्तु पुरुष हैं, वास्तु पुरुष को इस तरह लिटाया हुआ दिखाया जाता है कि उनका सिर ईशान की तरफ होता है और उनका जो पैर होता है वो नैऋत्य कोण में होता है। इसलिए ईशान कोण को हल्का रखा जाता है और नैऋत्य कोण को भारी रखा जाता है। उनका ये जो दायां हाथ होता है वो आग्नेय कोण में होता है, और बायां हाथ जो होता है वो वायव्य कोण में होता है। इस प्रकार से वास्तु पुरुष को दिखाया गया है कि वो इस तरह से भूमि पे उनका निवास होता है। तो ऐसा तो है नहीं, सभी लोगों के लिए संभव नहीं है कि जैसे वास्तुशास्त्र में है वैसे ही हम अपने घर को बना सकें, या ऐसा हो सकता है कि किसी का घर बन गया हो उसके बाद उन्हें इन चीज़ों का पता चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में, रसोई घर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि यदि आपका रसोई घर जो है वो आपके घर के पूर्व दक्षिण के कोने यानी आग्नेय कोण में नहीं है, अगर कहीं अन्य स्थान में है, तो जहाँ भी आपका रसोई घर है उसकी जो दक्षिणी दीवार है उस पे आप यज्ञ करते हुए ऋषियों का चित्र लगा सकते हैं। इससे जो समस्या है वो दूर होगी। उसी तरह से आपके जो रसोई घर है, अगर रसोई घर के ईशान में पानी के गिरने का जगह नहीं है या सिंक नहीं है, तो उसके लिए भी एक उपाय है कि आप एक तांबे का कलश लें, और अगर आप सक्षम हैं तो उसमें पंचरत्न डालें, और उस कलश को आप अपने रसोई घर के ईशान कोण में
स्थापित कर दें। ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर की दिशा का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है। अच्छा, अगर ये उपाय आपके लिए करना मुश्किल है तो मैं आपको इससे भी आसान एक उपाय बताती हूँ कि अगर आप अपना सिंक ईशान में नहीं कर सकते किचन के, या फिर आप ये पंचरत्न रख के कलश भी स्थापित नहीं कर सकते, तो इसका एक और उपाय है। लकड़ी या फिर लकड़ी का बना हुआ या फिर 5 रॉड का बना हुआ जो विंड चॉइन होता है। विंड चॉइन होता है वो जो आप देखते होंगे मार्केट वगैरह जाते हैं तो लंबी लंबी लड़ी जैसी लगी रहती है। अगर उसको आप एक को टच करेंगे तो बहुत खूबसूरत टन 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 की आवाज़ होती है। आप लोग को मेरे पास है नहीं, लेकिन जब मैं ले आऊँगी अपने घर में लगाऊंगी, क्योंकि मेरा भी जो किचन है वो आग्नेय कोण में नहीं है, तो मैं भी इसको इस्तेमाल करूंगी। मुझे अभी पता चला है तो मैं भी ले आके अपने किचन में विंड चाइम लगाऊंगी, और जिस दिन मैं ले आके अपने किचन में विंड चाइम लगाऊंगी उस दिन मैं आप लोग को विंड चाइम दिखाऊंगी। तो विंड चाइम जो होता है वो बांस का भी होता है और रॉड का भी होता है। तो आप कोशिश करें जो आपका विंड चाइम है उसमें 5 रॉड हो, चाहे वो लकड़ी का हो या बांस का हो, और उसे ले आके आप अपने किचन में लगा सकते हैं। तो भी जो आपका आग्नेय कोण में किचन न होने का जो वास्तु दोष है उससे आप बच सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारियाँ आप लोग को बहुत पसंद आएंगी, और प्लीज़ मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद।